जो अमीन सयानी साहब की जो बहन और भाइयों, ये हो गया उनकी टोनालिटी। बहनों और भाइयों, शायद एआई को ये मॉड्यूलेशन करने में प्रॉब्लम आ जाए। अम्मा, तो उसका जो पर्सपेक्टिव बनाना अम्मा का, उसमें हम मुंह मोड़ते थे। कोई फेडर नहीं काम कर रहा मिक्सर का। 10 मिनट की स्क्रिप्ट होती थी तो 10 मिनट में ही रिकॉर्ड करनी पड़ती थी। अगर 9वें मिनट पर जाकर आपसे कोई गलती हो गई तो आप फिर से, मतलब दोबारा से फिर पूरा करना कोई पड़ता, कट नहीं हो सकता था। वो डिनाई कर देंगे कि हम आज के युग के हैं, हमारा अंदाज अलग है, लेकिन बॉस अब ये जो डीएनए घुस चुका है ना पुराने लोगों का, ये नहीं उतरेगा। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आवाज की अहमियत क्या होती है ये हम सब जानते हैं। आप क्रोधित हों तो आवाज उठा लेते हैं। कुछ लोग ज्यादा क्रोधित हों तो चुप हो करके अपनी आवाज को रोक करके भी क्रोध प्रकट करते हैं। खुश होते हैं तो हंसी ठिठोली में आवाज आती है। यानी जीवन के जो नवरस हैं उनको अगर आपको जीना है तो आवाज उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसी ही आवाज रेडियो में जो इन सारे नवरस को एक साथ एकत्रित करती थी, कई दशकों तक करती थी, वो थी अमीन सयानी साहब की। हम तो बतौर श्रोता, बतौर दर्शक तो नहीं कहूंगा क्योंकि टीवी पर उन्हें भले ही देखा, लेकिन उनका नाता लोगों से आवाज का ही था। तो कुछ लोग तो उनके लिसनर्स थे, उनके दर्शक थे, लेकिन कुछ उनके अनुयायी भी हैं। आज जब वो चले गए हैं तो वो अपनी एक अमिट छाप सिर्फ अपने फैंस के लिए नहीं, लेकिन उन अनुयायियों के बीच में भी छोड़ गए हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं जो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, शम्मी नारंग साहब। थैंक यू वेरी मच संकेत। जो आपने आवाज का तारुफ इतना खूबसूरत पहले ही अपने बिगनिंग में कराया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपको पहले तो। और आज जो हम उस महान शख्सियत को अकीदत के फूल चढ़ा रहे हैं, वो सच पूछिए तो किसी तारीफ़ या तारुफ का मोहताज तो नहीं है। और वो इंसान ऐसा है कि हमारे दौर के कितने भी वॉइसर्स, कितने भी ब्रॉडकास्टर्स इस बात का दावा करें कि हमारा अंदाज़ हर लिहाज से जुदा है, अलग है, लेकिन गाहे बगाहे, जाने अनजाने में अमीन साहब की आवाज़ का डीएनए हर ब्रॉडकास्टर में मिलेगा और हर वॉइसर में मिलेगा आपको। चाहे वो मॉड्यूलेशन की बात हो, चाहे वो आर्टिकुलेशन की बात हो, उतार चढ़ाव की बात हो, पंक्चुएशंस की बात हो, अंदाज की बात हो, चाहे वो नॉर्मल एक रेडियो का अनाउंसर हो, चाहे वो स्टेज का एंकर हो, चाहे वो न्यूज़ कास्टर हो, ये तमाम जो पॉजेज हैं, ये अच्छा बोलना, ज़ुबान को दुरुस्त करना, ये अमीन साहब ने ही सबको सिखाया है। इसलिए मैं अमीन साहब को शख्सियत तो मानता ही नहीं, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे और हमेशा रहेंगे। आपके लिए उनकी अहमियत क्या है? मेरे लिए अहमियत यही है कि देखिए, उनकी अहमियत छोड़िए, अवाम की अहमियत देखिए आप पहले तो। हमारे ज़माने में, बल्कि मेरे वालिद साहब के ज़माने में, रेडियो वो ख़रीदा जाता था जो रेडियो सिलोन अच्छा पकड़ता हो। और रेडियो सिलोन क्यों अच्छा पकड़ता हो? जिसमें बिना का गीत माला अच्छी आती हो, साफ आती हो। और बिना का गीत माला की अहमियत क्या थी या सेंटर पॉइंट क्या था? वो अमीन सयानी साहब थे। तो ये भी कहा जाता था कि कंपैरिजन या एक रेफरेंस जब अच्छे सिंगर की दी जाती थी, तो तुम लता हो, तुम किशोर हो क्या, तुम मुकेश हो, मोहम्मद रफ़ी हो, बोलने वाले के लिए सिर्फ एक ही मिसाल दी जाती थी और वो थे अमीन सयानी साहब, है ना। तो अगर आपने कहा भी कि साहब मैं रेडियो में अनाउंसर बन गया हूँ, अमीन सयानी बन गए हो, तो मतलब अपने आप में इंस्टीट्यूशन, सिनोनिम, वो अमीन सयानी साहब थे। तो ये अमीन सयानी साहब, मतलब उन्होंने क्या नहीं सिखाया ज़िंदगी में। हम वॉइसेस के लिए इंस्टीट्यूशन इसलिए कहता हूँ कि हम बोलने वालों को बहुत लाइट लिया जाता है, कि बहुत लाइटली लिया जाता है, क्या है शम्मी नारंग, बोलते ही तो हो तुम, है ना। पर हाउ डू यू स्टील द शो? उन्होंने सिखाया कि बेटा जब बोलने जाओ तो ज़िंदगी में अपनी आवाज़ से पहले तो एक संपर्क साधो, एक कनेक्ट बनाओ और उसे अपना बनाओ। और आवाज़ तो एक माध्यम है, एक थाली है जिसमें
शब्दों को सजाया जाता है और फिर परोसा जाता है। तो अगर तुम ये 3-4 चीज़ें सीख लोगे और अपनी आवाज़ से और अपनी भाषा से, अपनी ज़ुबान से कभी भी नाइंसाफ़ी मत करो, चीट मत करो उसे। मतलब आप जब कभी जाएं तो भाषा का ज्ञान, क्योंकि तुम लोगों को सुनकर बहुत सारे आने वाली पीढ़ियों को, जनरेशन्स को, स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को जब ज़ुबान की बात की जाएगी तो माँ बाप, आपके दादा दादी, आपके बहन भाई कहेंगे कि इन लोगों को सुनिए। तो अपनी ज़ुबान को इतना दुरुस्त रखिए। तब उन्होंने सिखाया था कि दुरुस्त ज़ुबान का, एक साफ ज़ुबान का, स्पष्टता का, शुद्धता का क्या महत्व है। मतलब आप ये देखिए, और सबसे बड़ी बात थी, जो सबसे बड़ा उन्होंने पॉइंट हम लोगों को सिखाया कि आप जैसा भी बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, अगर आपने अच्छा बोलना सीख लिया है, उस अच्छी बोलचाल को अपनी निजी ज़िंदगी में भी शुमार कर लीजिए। मतलब ये नहीं है कि माँ उधर गया तो नहीं। अगर आपने निजी ज़िंदगी में किसी बच्चे से बात करनी है, किसी बुजुर्ग से बात करनी है, वैसे ही करिए। तो आपकी शब्दों में वैसी ही सफाई होनी चाहिए, वैसी ही शुद्धता होनी चाहिए, वैसी ही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए। लहजा आपका उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। ये उन्होंने बताया। बस ये उन्होंने, हमारी मुलाकात बहुत मुख्तसर सी थी, बहुत संक्षिप्त थी, वैसे तो बहुत लंबी नहीं थी, पर फिर भी हमने आधा पौना घंटा उनके साथ जब स्पेंड किया, उससे पहले और गुरुओं ने भी हमें सिखाया, लेकिन जो आसानी से बताने का उनका तरीका था। अच्छा, उनका तरीका ये नहीं था कि वो सिर्फ बिनाका गीत माला ही ऐसे करते थे। और भाई शम्मी भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और जब आप पढ़ते हैं तो एक एक लफ्ज़ ऐसे लगता है। और फिर तो ये जब सुना तो हमको लगा कि साहब हम रेडियो सिलोन ही सुन रहे हैं, है ना। पर यह था कि अगर मैं आज मतलब संकेत को मेट्रो की वॉइस में बात करना शुरू कर दूं तो आप हंसेंगे ना, लेकिन उनका ये अंदाज बिल्कुल बुरा नहीं लगा, है ना। तो क्योंकि उन्होंने अपने इस अंदाज को इंटरनलाइज कर लिया। हाँ, अपनी आदत में शुमार कर लिया था। दैट वाज द बेस्ट पार्ट। बेहतरीन इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान, बड़े असीम इंसान थे वो। और उस अजीम शख्सियत के बारे में और क्या कहें कि मतलब एनसाइक्लोपीडिया। मतलब आपने कहा कि ये जो अमित साहब, ये गाना जो था, ये बर्मन साहब ने अच्छा नहीं बेटा, आप यहाँ थोड़ा गलत है, अनिल विश्वास की कंपोजिशन है। मतलब आप 1937 के कोई संगीत की बात करेंगे तो एकदम से कहेंगे। मतलब एक तो हो गया कि उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और बहुत अच्छा बिनाका गीतमाला पेश कर दिया, और क्या एहतराम करते थे जब वो तारुफ कराते थे किसी संगीतकार का, ये हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। मतलब ये नहीं कि लक्ष्मीकांत प्यारे लाल एक कह दिया, है ना। और आवाज के जादूगर मोहम्मद रफ़ी, ताकि रफ़ी का जो क्लिपिंग है आवाज, जो शब्द की, वो डूब ना जाए, है ना। और उनका लता मंगेशकर कहना, वो कर पूरा सुनाई देता था। आप कभी अब सुनिएगा तो आपको उस बात का लगेगा हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ आपसे, है ना। तो और फिर क्या, उनकी जो वोकैबुलरी होती थी, शब्दावली थी, तो उन्होंने अगर बात में कहा तो ये हमने उन्हीं से सीखा कि बेटा अगर किसी को तुमने कहा कि मैं पंडारा रोड के पास रहता हूँ, मस्जिद के करीब, डाखाने के नज़दीक और उस सड़क के निकट, तो वो क्या होता था, एक ही जुमले में आपकी मोनोटनी को तोड़ने के लिए 4 सिनोनिम्स का, पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल कर लेते थे। तो ये नहीं था कि वो पढ़ के ही अच्छा बोलते थे, उनकी मतलब वो जो जहन का खजाना था उसमें बहुत कुछ था उनका। आज के इस एआई और कंप्यूटराइज्ड युग में जहां पर आवाज भी तकनीक से अछूती नहीं है, मैं तकनीक का विरोधी नहीं हूं और ना ही आप हैं जी, लेकिन ऐसे में अमीन सयानी और उनकी जो शख्सियत थी वो अपने आप को कहाँ पाती और अपने आप को इस नव युग में वो कैसे ढालते? नहीं देखिए, शायद वो अपने आप को ढाल दिया था, लेकिन अब मैंने जैसा आपको पहले भी कहा, अगर कल को आप एआई में भी कन्वर्ट करेंगे, अगर सपोज कीजिए किसी ने मेरी वॉइस का सैंपल ले लिया, तो वो हो सकता है कि जो मेरे वॉइस की टोनैलिटी है, उसके जो फ्रिक्वेंसीज हैं लो हाई की, है ना, मेरा शार्प नोट क्या है, मेरा हाई नोट क्या है, मेरा बेस नोट क्या है, वो अलग बात है, हो सकता है मेरी आवाज़ की
नकल हो जाएगी उसमें, अंदाज में शायद आप पकड़े जाएं। जो अमीन सयानी साहब की जो बहनों और भाइयों, ये हो गया उनकी टोनालिटी। बहनों और भाइयों, शायद एआई को ये मॉड्यूलेशन करने में प्रॉब्लम आ जाए, है ना। अभी भी किसी ने एक प्लग इन डाला मेरी वॉइस का लेकर, एक वॉइस ओवर आया, एक फिल्म का वॉइस ओवर था, हूबहू शम्मी नारंग लग रहे थे, लेकिन पकड़े कहाँ गए कि जहां पर मैं ठहराव लाता हूं, जहां पर मैं पंक्चुएट करता हूं, वो नहीं रुका। अब हम लोगों को सिखाया गया कि सन 1970 में, अब वो 70 पे हमारा एक स्ट्रेस आता था। भारत की प्रधानमंत्री, है ना, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा, तो हमारा इंदिरा गांधी का बोलने का जो अलग से स्ट्रेस आता था, क्योंकि हम ब्रॉडकास्टर्स थे और न्यूज़ में तो ये बहुत सिखाया भी जाता था, और न्यूज़ में बहुत हम कैजुअल भी नहीं होते थे, जैसे आजकल का एक, वो भी अच्छा ज़माना में उसका, है ना, मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन वो भी अपने आप में एक ज़माना था। पर हमारे यहाँ बहुत होता था कि भारतीय परंपरा के अनुसार, है ना, सन 1970 में ये किया गया, ठीक है। तो ये जो होता था, अभी तो क्या भाई, वो 1970 की बात है, अब तो ये भी कर सकते हैं ना आप न्यूज़ में, हमारे ज़माने में ये नहीं होता था, तो वो अंदाज बन गया। तो जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो हो सकता है मेरे ग्रेन्स चुरा ले, पर अभी मुझे लगता है स्टाइल नहीं चुरा सकते। मतलब आप ये मान के चलिए, हो सकता है कि वो पंडित जसराज की आवाज का सैंपल तो ले लें, लेकिन रागदारी वो बना पाएगा वैसी, यानी वो मीन निकाल पाएगा, वो स्लाइड्स निकाल पाएगा, है ना, वो निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब अब ये तो एक बात हो गई कि एआई बहुत सारे, जैसे मैंने अपने, चलिए आई एम ब्लेस्ड दैट वे कि मैंने हर दौर को देखा और हर दौर का एक्सपीरियंस किया। मैं उस दौर से वॉइसर बना जब 10 मिनट की स्क्रिप्ट होती थी तो 10 मिनट में ही रिकॉर्ड करनी पड़ती थी। अगर 9वें मिनट पर जाकर आपसे कोई गलती हो गई तो आप फिर से, मतलब दोबारा से फिर पूरा करना कोई पड़ता, कट नहीं हो सकता था। और अब आते हैं हमारे पास, मैंने तुमसे कहा था वहां जाने के लिए, यार मजा नहीं आया वहां जाने के लिए, ऐसा करना वहां जाने के लिए वो पहले टेक से ले लेना, है ना, और थोड़ा गैप बढ़ा देना भैया। तो अब क्या हो गया, साउंड इंजीनियरिंग इज मोर पावरफुल देन योर टैलेंट। अब इंजीनियरिंग काम आ रही है सारी। पर चलिए, हम लोगों ने ये देखा, संगीत में मतलब सारे म्यूजिशियंस एक साथ बैठते थे और गाना गाया जाता था, और मजाल है कि आपने 4 बार के बाद अगर गाना आपका उठान सही नहीं हुआ, फिर से गाओ, फिर से गाइए। तो ऑर्केस्ट्रा वाले भी गुस्सा करते थे, इसलिए रियाज बड़ा ज़रूरी था, रिहर्सल्स बड़ी ज़रूरी थी। मैंने वो प्ले भी किए हुए हैं जो लाइव जाते थे, जब आप, एक माइक्रोफोन होता था और साउंड इफेक्ट्स के लिए अम्मा कहाँ हैं, अम्मा रसोई में खाना बना रही हैं, टड़ंग टड़ंग के पीछे एक आदमी लेके बर्तन खड़काता था। अम्मा, तो उसका जो पर्सपेक्टिव बनाना अम्मा का, उसमें हम मुंह मोड़ते थे, कोई फेडर नहीं काम कर रहा मिक्सर का, वो हम ही करते थे। अम्मा कहाँ हैं आप, हेलो, अम्मा भी आ गई, तो पर्सपेक्टिव बनाया करते थे। वो माइक्रोफोन से इस तरह से दोस्ती करनी पड़ती थी, तो इंजीनियर का सिर्फ हाथ होता था ऑफ ऑन के ऊपर, उसने एक बारी लेवल आपका सेट कर दिया तो आप ये करते थे। फिर हमने धीरे धीरे ट्रांजिशंस देखी, रेवोल्यूशन देखी साउंड की, मिक्सर्स आ गए, डिजिटल वर्ल्ड आ गया, अब ऑर्केस्ट्रा अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है। अब साजिंदों से जो गायक है वो मिलता ही नहीं है, तो वो जो रूहदारी होती थी एक साथ बैठकर वो नहीं हो रही, प्रोडक्शन की, वो खत्म हो गई है। अमीन साहब जो हैं वो उन्होंने भी ये दौर देखा जी, होगा, जी, जी, ये बदलाव होते जी, हुए जी, देखा जी, होगा। जी। आपको लगता है ये एक बहुत ही खास एक अंदाज है जो कि अब आपके अमीन सयानी साहब के, या उस दौर में जब नहीं थी इस तरीके की तकनीक, वो उन्हीं लोगों को ये चीज़ अब समझ में भी आएगी कि कितनी अहमियत है
बात को सही तरीके से बोलना, जी। एक बार में बोलना जी। और फिर उसको इंटरनलाइज कर लेना, जी, जैसे जी। आप कह रहे हैं कि वो जीवन का ही हिस्सा हिस्सा वो बना बन गया। लेते थे हम लोग। जी जी जी। तो वो मतलब अमीन साहब को भी बहुत पहले तो इस बात को, मुझे अमीन साहब को और भी जो पुराने दिग्गज, जो चाहे वो हरीश भिवानी हों, चाहे मेलविल डिमेलो हों, जो है ना, जिन्होंने अपनी अपनी ज़ुबान में बहुत नाम कमाया, तो सबको पर ये था क्योंकि ये ट्रांजिशन ग्रेजुअल थी। तो अब मतलब भाई अगर जीना है तो करना ही पड़ेगा, है ना। अब जब स्पूल टेप रिकॉर्डर बिके, मतलब अब रहे ही नहीं, है ना, अब आपकी दुकान पे मिल ही नहीं रहे, तो आपको नई टेक्नोलॉजी के साथ जाना पड़ेगा। सही बात। अब तो अब ये भी हो गया। तो पहले कहाँ होता था कि मेट्रो ट्रेन में आपको ऑडियो भी आपको गाइड कर रही है ना। तो ऑडियो का महत्व भी बढ़ा, मैं ये नहीं कह रहा। आज आप किसी भी, जो अमीन सयानी साहब की, हाँ, एक डिस्टिंक्ट वॉइसेस हुआ करती थी कि मतलब अगर किसी ने अपना प्रमोशन फिल्म की करानी है तो वो महंगी फिल्म कहलाई जाती थी जिसकी प्रमोशन अमीन सयानी साहब करते थे, है ना। या ऑडियो गाइड्स, अब पहले, अभी तो ऑडियो गाइड्स क्या हो गया, पहले आपको एक लाइव गाइड मिलता था, जो आप किसी मॉन्यूमेंट में गए, किसी पर्यटन स्थल पर गए आप, तो आप कोई मूर्ति देख रहे हैं, तो आपको वो जो लाइव गाइड होता था, जो इंसान होता था फिजिकल रूप में, वो आपको इंट्रोड्यूस करता, साहब ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं सन, ये फला फला फला, है ना, उसके बारे में पूरा विवरण देता था। फिर उसके बाद आपके ऑडियो गाइड्स आ गए, आपने हेडफोन पहना और वो आपको अब सेंस कर रहा है, जैसे उसके सामने खड़े हुए, ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये 1844 में ये हुआ, है ना। वो मतलब उसने आपको हेडफोन में वो सेंस कर लिया कि सेंस आप कर यहाँ लिया। खड़े हैं। पर अच्छा ये लगता है, उसमें बहुत सारे, ज़्यादातर पर्यटन ये मॉन्यूमेंट्स हैं या पर्यटन स्थल हैं, है ना, इनमें वॉइस मेरी है। अच्छा। है ना, आप जाएंगे, बहुत सारे किलों में जाएंगे, एग्जीबिशंस में जाएंगे, म्यूजियम्स में जाएंगे, तो आपको मेरी आवाज़ मिलेगी। तो अच्छा लगता है जब वो कहते हैं अरे ये तो शम्मी नारंग की वॉइस है। तो ये एक जो अलग से पहचान बनाई हमने आवाज़ के माध्यम से, उसका हमें इस बात का फख्र भी है कि तकनीक से ये सहूलियत हुई है हमें। मेरा आखिरी सवाल, और ये शायद सबसे ज़रूरी है, देखिए, एक आवाज़ अमर इसलिए मानी जाती है क्योंकि इंसान भले ही शरीर छोड़ दे, मोहम्मद रफ़ी साहब भले ही हमारी दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके गीत अभी भी हैं, जी। तो वो आवाज़ अमर है। लेकिन अब ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें आप किसी भी गाने को मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एआई के माध्यम से आप, और वो उसे हम लोग ऑटो ट्यून कहते हैं, वो जी, भरा हुआ है, उसमें आप किसी से भी कुछ भी गवा सकते हैं। आपको लगता है अमीन सयानी या किसी भी अपनी आवाज़ के लिए जो लोग जाने जाते हैं, उनके लिए एक अच्छी श्रद्धांजलि ये होगी कि वो अपने उस समय की खुद की बोली हुई आवाज़ से अमर रहें, जी, बजाय इसके कि तकनीक या एआई के माध्यम से एक बात बताऊं संकेत, एक मान के चलिएगा, जिंदगी में ना एक शब्द होता है जिसे मैंने पहले भी इस्तेमाल किया, रूहदारी। आप जिंदगी में जब भी गुरुओं की मार खाकर सीखते हैं और खुद उस मानसिकता के साथ उसे दुरुस्त करते हैं और फिर मुतमईन संतुष्ट होते हैं कि यस, मैं जो कह रहा हूं, तभी आप कांटेक्ट बना पाते हैं, संपर्क तभी साध सकते हैं, है ना। वो आत्मीयता लाना, वो जब तक आप कितना भी मशीन से इस्तेमाल कर लीजिए, मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जो लोग पुराना गाना गा गए, फिर आप रियलिटी शोज में आज बच्चों को देखते हैं, बच्चे क्यों फिर से सलील चौधरी की कंपोजिशन को सुनते हैं या चुनते हैं, एसडी बर्मन का गाना चुनते हैं, ओ ना, मतलब अपने इस जनरेशन का टेस्ट देने के लिए वो उन गानों को क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे संगीत का मापदंड उन्हीं गीतों को मानते हैं, है ना। और आज भी कितना भी हम लोग कह लें कि आज के जो अनाउंसर्स हैं, आप थोड़ा ड्राई बोलिए, आप बहुत स्ट्रेट बोलिए, हमें बहुत मॉड्यूलेशन नहीं चाहिए, फिर धीरे से कहेंगे इसका ज़रा स्ट्रेस बढ़ा दीजिए, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में भी अमीन सयानी है ना। तो ये तो मान के चलिए, वो डिनाई कर देंगे कि हम आज के युग के हैं, हमारा अंदाज अलग है, लेकिन बॉस अब ये जो डीएनए घुस चुका है ना पुराने लोगों का, ये नहीं उतरेगा। आज भी रियलिटी शो जब सिंगिंग के आप देखते हैं, व्हेन दे क्रिएट मैग्नेटिज्म,
वो जब तक वो पुराना गाना नहीं गाता, कितना भी बच्चा, मतलब 18 साल का बच्चा, 19 साल का बच्चा, जिन्होंने शायद मतलब मोहम्मद रफ़ी के इंतकाल के कई सालों बाद पैदा हुआ होगा, है ना, और कितना खूबसूरत आज भी गाना गाता है, तो उसके वालिद साहब कहते हैं बेटा संगीत सीखना है तो मोहम्मद रफ़ी का गाना सीखो, है ना। तो एआई के बाद फिर क्या होगा कि अच्छा एक बार ये आने दो, क्योंकि क्या होता है, पकड़े कहाँ जाते हैं ये लोग जिन्होंने डबिंग कर करके अंतराय स्थाई गाया, फिर उसी स्थाई को उठाया, आखिर में फिर जोड़ दिया, और फिर आपने देखा होगा कि आज के बहुत सारे, मैं माफ़ी चाहता हूँ उन सिंगर से, लेकिन आज के बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो आपको बेहतरीन लग रहे हैं, उनके ये जो म्यूज़िक वीडियोस आती हैं या गा रहे हैं, ऐसे ही इंसान को आप कभी स्टेज पे सुनने चले जाइए, अगर वो लिप सिंक नहीं कर रहा, उसी गाने को बजा के सिर्फ लिप सिंक कर रहा है, और बहुत सुंदर जो डांस करने वाले बच्चे हैं वो पीछे डांस कर रहे हैं ताकि आपकी जो कंसंट्रेशन है वो चैनलाइज हो जाए, और अगर खुदा ना खास्ता उसे खुद गाना पड़ जाए वही गाना, तो आप कसम से कह रहा हूं 20 बारी पकड़ा जाएगा वो, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने, और उससे क्या हुआ, वो जो एक सस्टेनेबिलिटी थी, तो कहीं ना कहीं ये जो आपने अपने गुरुओं से सीखा, जिसका रियाज किया, वो कहीं जाता नहीं है। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं, और ये मेरा आखिरी सवाल होगा। शमी नारंग साहब, देखिए, सही तरीके से बोलना, लोगों का ये बोलना कि देखो कितने अच्छे से बोल रहे हैं, जी। अमीन सयानी साहब से सीखिए कि वो कैसे स्ट्रेस देते हैं, आवाज़ को मॉड्यूलेट कैसे करते हैं। लेकिन अगर आप सड़क पर चलेंगे, और अगर मैन ऑन द स्ट्रीट जिसे कहा जाता है जी, वो ऐसे नहीं बोलता नहीं है। तो फिर आपको ये डर नहीं लगता है कि अमीन सयानी या शम्मी नारंग वो एक वैनिटी प्रोजेक्ट की तरह हैं, वो उस आम इंसान की तरह नहीं है जो सड़क पर जिस तरीके से जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर आपको कम से कम ये तो मालूम है ना, अगर आपका प्रोफेशन ये है, अगर मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे एक नूडल बेचना है और उसका नाम चुन्नू नूडल है फॉर एग्जांपल, और वो चुन्नू का नू नहीं सुनाई देगा तो मुन्नू भी सुनाई दे सकता है ना, तो चुन्नू नूडल, अब वो नूडल्स का स नहीं आया तो नूडल्स रह जाएंगे या नूडल रह जाएगा, तो इन बातों पर तो कम से कम ख्याल कर सकते हैं ना, खासतौर से जो इसी प्रोफेशन में है। तो देन इसीलिए कहते हैं कि आप मतलब आप गाना गाते हैं, गाना तो गाना ही है, मतलब आपको लिरिक्स मिले, पर फिर सुर और बेसुरे में क्या फ़र्क हुआ, क्योंकि आपका एक बेसुरा आदमी भी, या जिसको संगीत का बिल्कुल भी शौक नहीं है, वो कहेगा यार गाना तो सुना हुआ लेकिन भास मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि रूहें रागदारी ऐसे नहीं बनी, रागदारी इसलिए बनी थी कि आप स्केल से नीचे तो नहीं आ गए, ताल बेताला तो नहीं हो गए। हाँ, शादी ब्याह में गया, अपना बच्चा सबको बहुत ही बेसुरा गा रहा है, माशाल्लाह क्या बच्चा गाता है ना, पर फिर भी कहीं घर जाके सोच रहे हो यार कमबख्त तारीफ करनी पड़ गई, काम था इससे, है ना। तो मतलब आप अच्छे भले बेशक नौसिखिया हैं आप लाइफ में, लेकिन फिर भी अगर आपको बेसुरा कुछ सुनाई देता है तो ये कुदरत का ऐसा करिश्मा है एक, अगर आप सही बोल रहे हैं, यू क्रिएट मैग्नेटिज्म। माफ कीजिएगा, क्या नाम है आपका? अच्छा, संतोष। तो आपने श पूरा बोला, आप उसका भी एहतराम कर रहे हैं, उसकी भी इज्जत कर रहे हैं। और एक बात मुझे याद हमेशा, मैं बच्चों को हमेशा सिखाता भी हूं, आपकी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के अंदर, रोजमर्रा की बातचीत में, सामने वाला जिस वक्त आपको ये कह दे पार्डन प्लीज क्या कहा आपने, तो इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन में अभी भी प्रॉब्लम है। संकेत, में जब सरोजनी नगर जा रहा था तो मुझे वहां पर आपका एक पुराना दोस्त मिला, आपको बहुत आराम से समझ आया, तो मैं एक बार सरोजनी नगर जा रहा था, वहां बहुत पुराना आपका दोस्त मिला, तो आपकी, क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो टूट गई। सो इस वजह से भी आप छोड़िए, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, आप भूल जाइए कि आपने कैमरा फेस करना है या आपने माइक्रोफोन फेस करना है। आप रेडियो में जाना चाहते हैं, बहुत दूर की बात है। आप जाती जिंदगी में भी अगर आप अच्छा बोलेंगे, शुद्ध उच्चारण के साथ बोलेंगे, अपनी करेक्ट मॉड्यूलेशन के साथ बोलेंगे, तो आप यकीन मानिए, चाहे वो आपका कोई इंटरव्यू है, हो सकता है आपके कंटेंट में इतनी जान ना हो, लेकिन आप अपनी आवाज से
अपने अंदाज से मुतासिर ज़रूर कर पाएंगे। बहुत खूब। ये मेरी आप बात मान के रखिए। इसलिए वी ऑलवेज एम्फसाइज, इस बात पे हम जोर देते हैं कि भाई देखो, अगर अच्छा बोलना सीख जाओगे तो इसका कोई बिल नहीं आने वाला है ना, बल्कि आपको लोग पसंद करेंगे। और अगर हो सके, बिकॉज बहुत से लोग अगर आप कहें कि उस दिन क्या तारीख थी, तो अगर नुक्ता लग गया तो क्या बुरा है। या तो हो कि आप अभी नहीं बोल पा रहे, है ना। और अगर आपने कहा आज चलिए मैं आपसे एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, किस्सा कह दिया तो क्या बुरी बात है ना। अब हम लोग तो प्रोफेशनल हैं, हाँ हम लोग, हो सकता है मैं हकीकत में दोनों नुक्ते ना भी लगाऊं, लेकिन सामने वाला अगर कोई प्रोफेशनल निकल आया, बोले शम्मी नारंग यार तुम्हारे जैसा इंसान भी वो हकीकत नहीं कह पाया, है ना। तो जबकि मेरी मातृ जुबान उर्दू नहीं थी, लेकिन सीखना पड़ा, क्योंकि आप ब्रॉडकास्टर हैं। करेक्ट। और फिर कल को स्कूल का बच्चा, कॉलेज का बच्चा हमसे ही तो सीखेगा। फिर ये भी सवाल उठते हैं, आपकी बात ये भी सही है कि नहीं भी सही बोलूंगा तो कौन सा फर्क पड़ता है ना। पर एज अ प्रोफेशनल मेरा फर्ज बनता है कि जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, तो मर गया तो साला मैं ही नहीं, है ना। तो कुछ अच्छा ही करके जाऊं। तो अमीन सियानी साहब ने आखिर तक यही किया, इसको ड्यूटी समझा। ड्यूटी समझा। उन्होंने आखिरी वक्त तक, जब उनका आखिरी वक्त जो वक्त था उसमें वो ऑलमोस्ट डेमेंशिया भी था उनको, और ज़बान भी लड़खड़ाने लगी थी, तो वो जो तमाम बातें थीं, लेकिन वो कुछ बोलते भी थे तो उनके खून में इतना जज्ब हो चुका था वो सब कुछ, कि वो लड़खड़ाती वॉइस में भी जो तलफ़ुज़ था उनका वो बिल्कुल सही था। बिल्कुल। और यही होती है ट्रेनिंग, और यही होता है लोगों का विश्वास। जब आप एक अच्छे बोलने का तरीका उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं, उसको अपने रूह में पूरी तरीके से आप ले आते हैं। शम्मी नारंग साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपसे बात करने के लिए इतने किस्से हैं, इतनी बातें हैं। आपको आज का युवा वर्ग भले ही मेट्रो अंकल या मेट्रो मैन के नाम से जानता हो, लेकिन एक ऐसा दौर है जिसका जिक्र हम करेंगे, और द रेड माइक में ये वादा है अपने दर्शकों से कि शम्मी नारंग साहब से टाइम लेकर के बहुत फुर्सत से आपके पास इंशाल्लाह कभी भी, एनी टाइम, व्हेनेवर यू वांट इट, यू नो। 70s और 80s और 90s का आपका जो दौर है, उसके बारे में बहुत सारे किस्से जी बड़ा मजा आएगा, मेट्रो मैन, बहुत मजा आएगा, और हमें भी ये उड़ेल के बड़ा मजा आएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।